जय श्री राम। सिया के राघव। एक घर के आंगन में दो गर्भवती महिलाएं बैठी थी और उनके बगल में एक बच्चा 2 साल का छोटा सा खेल रहा था। पहली औरत छोटे बच्चे को देखकर बोली, राघव कितना प्यारा दिख रहा है ना। चंद्रिका, बिल्कुल श्री राम का स्वरूप लगता है। चंद्रिका, हाँ यमुना, मेरे तो भाग्य खुल गए हैं। राघव जैसा बेटा मुझे नसीब हुआ है। इसके आने से जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ मेरी झोली में आ गई है। यमुना बोली, अच्छा अब तुझे चाहिए लड़का या लड़की? चंद्रिका बोली, लड़की हो तो पूरा परिवार हो जाएगा। वैसे एक बात मैं बता देती हूँ, अगर तुझे लड़की हुई तो वो मेरे घर आएगी। यमुना, और अगर लड़का हुआ तो? चंद्रिका, तो मेरी बेटी तेरे घर। यमुना, अच्छा दोनों लड़के हुए तो? चंद्रिका चिढ़ते हुए बोली, तो क्यों मेरे सपने को साकार होने से पहले ही तोड़ रही है? देखना, तुझे लड़की ही होगी और वो मेरी बहू बनेगी। चल वादा कर, तेरी बेटी मेरी। यमुना अपना हाथ चंद्रिका के हाथ में देकर, वादा, मेरी बेटी हमेशा के लिए तेरी। और दोनों सहेलियां हंसते हुए एक दूसरे गले लगा लिया। यमुना और चंद्रिका दोनों जवानी वक्त की सहेलियां हैं। दोनों साथ में हॉस्टल में रही है और एक साथ रही है। दोनों के परिवार वाले काफी खुले विचार के थे, इसलिए उन्हें कहीं भी जाने आने की आज़ादी दी है। चंद्रिका एक दिन अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी। वहीं यमुना जी अरेंज मैरिज हुई थी और सद्भाग्य से दोनों पड़ोसन बनी। कुछ दिनों बाद दोनों को एक ही साथ बच्चा हुआ। चंद्रिका ने एक लड़के को जन्म दिया जिसका, और यमुना को लड़की हुई। दोनों एक साथ नामकरण हुआ। वादे के मुताबिक यमुना की बेटी का रिश्ता राघव से किया गया और राघव के नाम के हिसाब से उसे सिया नाम दिया गया। वही चंद्रिका ने अपने बेटे का काम कबीर रखा। दोनों सहेलियां बहुत खुश थी कि पहले वो दोस्त पड़ोसन बनी, फिर समधन। लेकिन यमुना के पति राज को ये रिश्ता अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एक सरकारी मुलाजिम थे और उनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वो इतने बड़े घर में अपनी बेटी का रिश्ता कर सके। लेकिन अपनी पत्नी की खुशी के लिए वे चुप रहे। 12 साल बाद एक छोटा लेकिन प्यारा सा घर के आंगन था और आंगन में झूला। घर में 3 कमरे, एक हॉल और एक किचन था, पर बेशक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर तरह सजाया हुआ था। 12 साल की छोटी सी बच्ची पिंक फ्रॉक पहने पूरे घर में मटक रही थी। उसके हाथ में एक गुड़िया भी थी, जिसे लेकर वो अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ मुझे नई किताबें चाहिए, मैं उस पांडा की किताबें नहीं लूंगी। सारे बच्चे हंसते हैं मेरे ऊपर। यमुना जी किचन में काम कर रही थी। यमुना जी उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा कर बोली, पर पहले तूने ही तो झगड़ कर कबीर से वो किताबें ली थी ना, तो अब क्या हुआ? सिया अपने नन्हे हाथों से गुड़िया के बाल बनाते हुए बोली, माँ पर वो कंगारू मेरा मजाक उड़ाता है। पूरी क्लास में मेरे पास नई किताबें नहीं। यमुना जी उसे समझाते हुए बोली, बेटा तू तो क्यों नहीं देखती कि राघव तुझे कितना प्यार करता है, कि अपने भाई की जगह तुझे किताबें देता है। फिर तो तुझे कबीर को चिढ़ाना चाहिए कि और उसके पास राघव की किताबें नहीं। सिया खुशी से झूमते हुए बोली, हाँ माँ, मैं कल ही उस कंगारू को बोल दूंगी कि राघव उसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। तभी वह कबीर नीली हो पैंट और पीली शर्ट पहने आया और माँ आपको मैम ने बुलाया है। कबीर की आंखें काली थी, बिखरे बाल, गोरे रंग था और वो दुबला पतला सा था। अपनी बह रही पैंट को बार बार ऊपर करते हुए वो क्यूट सा लग रहा था। यमुना जी मुस्कुराकर बोली, आ रही हूँ बेटा। सिया कबीर के सामने आकर बोली, ओए बड़ी बड़ी आंखों वाले कंगारू, तुझे पता है राघव मुझे ज्यादा प्यार करता है। कबीर ने सिया की छोटी खींची और बोला, वो मेरे भाई है, मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, समझती तू चिपकली। सिया उसके बाल पकड़ के खींचते हुए बोली, नहीं, मुझसे प्यार करता है तभी अपनी किताबें मुझे देता है, तुझे भी नहीं। तुझे दी कभी? यमुना जी दोनों को अलग करते हुए बोली, अरे तुम दोनों फिर से लड़ना क्यों शुरू हो गए? और कबीर, तुम्हारी मैम बुला रही है ना, तो चलो। कबीर ने एक बार फिर से सिया की चोटी खींची और भाग गया। बेचारी सिया रोते हुए अपनी माँ से लिपट गई। यमुना जी उसे शांत करते हुए, रो मत बेटा, अभी आज जाकर मैं उसकी शिकायत करूंगी ना, तब उसे खूब मार पड़ेगी। तू तो मेरा अच्छा बच्चा है ना, तो चुप हो जा। सिया रोते हुए बोली, माँ वो हमेशा मुझे मारता है। यमुना जी सिया की नाक साफ करते हुए बोली, तू चिंता मत कर बेटा, आज उसकी अच्छे से खबर लूंगी। तू जा राधा के साथ जाके खेल। सिया आंसू पोंछते हुए अपनी पड़ोसन राधा के साथ खेलने चली गई। यमुना जी अपने घर से निकली और अपने बगल के घर में गई। उनके बगल का घर आलीशान था। घर के बाहर ही बड़ा सा गेट, उसके बाद बगीचे जहाँ हर तरह के फूल थे, रंग बिरंगे। पूरा बगीचा सुंदर लग रहा था। बगीचे में बड़े बड़े पेड़ थे,
कुछ आम के, कुछ नीम के, कुछ बरगद के, सबको बहुत ही अच्छे से कटाई करके एक शेप में रखा गया था। अंदर एक बड़ा सा हॉल जिससे लगे बेसिकी कीमती कालीन, गलीचे, फर्नीचर, दीवार पर लगे तस्वीर, सब कुछ घर के रईसी दिखा रहे थे। यमुना जी जैसे ही अंदर दाखिल हुई वहीं उन्हें अमन जी बाहर आते दिख गए। अमन जी चंद्रिका जी के धर्मपति थे और एक बिजनेसमैन थे। उनका अधिकतर वक्त बाहर के देशों में ही गुजरता था। अमन जी यमुना जी को देखते ही बोले, अरे यमुना बहन, आओ आओ, स्वागत है आपका, कैसी है आप? और बताइए सिया बिटिया कैसी है? और राज भाई साहब? यमुना जी सब ठीक है भैया, आप बताइए, बहुत दिनों बाद नजर आए। अमन जी क्या करें, अब काम ही ऐसा है, एक घड़ी यहाँ तो अगली घड़ी कहाँ। अब सब किसी के पास राज भाई साहब जैसी सरकारी नौकरी तो नहीं होती ना कि सुकून भरी जिंदगी जी सके। हम तो अपने परिवार को देखते तक को महीने तरस जाते हैं। चंद्रिका जी बंगाली साड़ी पहने बाहर आते हुए बोली, अरे यमुना कब आई तू? और आप ये ना जाने कब की आई है, ना पानी पूछा न बैठने को कहा। अमन जी मैं तो कह ही रहा था, तब तक तुम मेरे सिर पर चढ़ आई। पूछो यमुना बहन से बोली, बहन क्या मैंने तुम्हें बैठने को नहीं कहा? यमुना जी अमन जी का पक्ष लेते हुए बोली, तू बेकार में भैया को डांटती रहती है, अभी अभी भैया आई है तो और तू है कि। अमन जी के सिर हिलाते हुए बोले, बिल्कुल, यहाँ तो कद्र ही नहीं है मेरी। चंद्रिका जी हाँ हाँ लीजिए ड्रामा। और तू यमुना मेरी सखी होकर अपने भाई का साथ दे रही है। यमुना जी तू क्या फालतू की बहस कर बैठ गई है, ये बता तू बुलाया तूने मुझे? चंद्रिका जी अरे क्यों बुलाया, क्या तुझे याद नहीं कि 2 दिन बाद सिया और कबीर का बर्थडे है? पार्टी के प्लान के लिए बुलाया है तुझे। अब मुझे बुलाकर आरती थोड़ी उतारनी है मुझे। यमुना जी अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया। इस बार दोनों बच्चों को सरप्राइज पार्टी देंगे। अमन जी अपना हाथ उठाते हुए बोले, मैं कुछ बोलूं क्या? चंद्रिका आंख दिखाते हुए, नहीं चुप ही रहिए आप। यमुना जी क्या तू भी? हाँ भाई साहब बोलिए, क्या बोलना है आपको? अमन जी गला फाड़ करते हुए बोले, हाँ तो ब्यूटीफुल नारियों मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों ना इस बार हम सब कहीं बाहर जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करें। हर बार की तरह घर में ही घिसा पिटा बर्थडे मना कर मैं तो बोर हो गया हूँ। यमुना जी ना, मैं सिर हिलाकर बोली, ना बाबा ना, राज नहीं मानेंगे और फिर घर में मनाने से क्या ही दिक्कत है। चंद्रिका जी यमुना जी की साइड लेकर बोली, सोती जो प्लान होगा घर में अंदर ही होगा, बाहर कोई नहीं जाएगा। अमन जी मुंह बनाते हुए बोले, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। यमुना जी कुछ बोलने की हुई कि चंद्रिका उसका हाथ पकड़ के अंदर की तरह ले जाते हुए बोली, इनका रोज का है, ध्यान मत दे। चंद्रिका और यमुना दोनों अंदर चली गई। अमन जी अपने लैपटॉप में कुछ करने लगे, तभी राघव नीचे आया। नीली आंखें, पतले गुलाबी से होठ, गोरा रंग, दुबला शरीर पर फूले फूले गाल, जिसे देखकर किसी का भी उसे खींचने का मन हो जाए। फूला पेन, साथ ब्लैक शर्ट जिसकी बाहें फोल्ड थी, एक हाथ में बैट लिए बाहर जा रहा है। अमन जी उसे देखकर बोले, राघव बेटे कहाँ जा रहे हो? राघव ने 1 मिनट के लिए अपने बैट को देखा दिया। हैरानी में अमन जी बोले, देखने लगा जैसे बोल रहा है, हाथ में बैट लेकर कोई कबड्डी खेलने तो जाएगा नहीं? कैसा अजीब सवाल है। अमन जी राघव की निगाहें खुद पर देख उसके मनोस्थिति भाप गई। हंसते हुए बोले, सॉरी बेटा, बैट देखा नहीं मैंने, जाओ जाओ क्रिकेट खेलो। राघव दौड़ता हुआ बाहर गया कि सिया से टकरा गया और सिया नीचे गिर गई। राघव बिना उस पर ध्यान दिए बाहर भाग गया। वहीं कबीर जो सिया के पीछे उसे दौड़ा रहा था, सिया के पास आकर उसे उठने की में मदद करते हुए बोला, चिपकली धूल बहुत चाट ली है तूने, चल अब चॉकलेट खाते हैं। सिया ने कबीर के हाथ में दांत गड़ा दिए और अंदर भाग गई। ऊपर बैठी चंद्रिका और यमुना ये सब देख रही थी। चंद्रिका बोली, यमुना कहीं हमने सिया और राघव का रिश्ता जोड़कर कोई गलती तो नहीं की? मतलब? राघव को देख उसे न सिया के गिरने से फर्क पड़ता, ना ही उसे रोने से। वो तो उठकर भाग गया। और वहीं दूसरी तरफ कबीर को देख कभी कभी मुझे राघव का सिया के प्रति रूखा रवैया देखकर डर लगता है, कहीं ये सिया से प्यार करता भी है या नहीं। यमुना हंसते हुए बोली, चंद्रिका ये बच्चे ही, इनके लिए प्यार का मतलब वो नहीं जो हम बड़े समझते हैं। इनके लिए प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना है। अभी इन्हें किसी बात की समझ नहीं है, धीरे धीरे लोग बड़े होंगे तो खुद ही संभल जाएंगे। और मेरे हिसाब से राघव जैसा शांत गंभीर लड़का ही मेरी चुलबुली नटखट बदमाश सिया के लिए सही है। हर रिश्ते में एक बेवकूफ़ के साथ एक समझदार होना
ज़रूरी है। अब तू खुद को और अमन भैया की ही देख ले। चंद्रिका आंख दिखाते हुए, तूने मुझे बेवकूफ़ कहा? यमुना दांत दिखाते हुए बोली, तुझे नहीं भैया को। चंद्रिका, तो ठीक है, वो बेवकूफ़ ही थे और रहेंगे। यमुना मन ही मन बोली, ये तो अच्छा है कि अमन भैया जैसा समझदार इस झल्ली को मिल गया, वरना इसका बेड़ा तो गर्क था। चंद्रिका एक प्यारी सी गुलाबी प्रिंटेड फ्रॉक दिखाते हुए बोली, ये देख सिया के लिए कैसी लग रही है। हाय, मैं तो सोच सोच कर पागल ही हुई जा रही हूँ कि अपनी सिया इस फ्रॉक में कैसी लगेगी। यमुना जी हिचकिचाते हुए बोली, पर इतनी महंगी। चंद्रिका, तुझे क्या अपनी बेटी के लिए ली है मैंने, तुझे क्यों जलन हो रही है? यमुना जी हंसते हुए बोली, ठीक है बाबा, पहना देना अपनी बेटी को। अब खुश? चंद्रिका एक काला छोटे बच्चे का सूट निकाल कर बोली, ये कबीर के लिए अच्छा है ना? यमुना, बहुत प्यारा है, अपना कबीर हीरो लगेगा इन कपड़ों में। वैसे राघव के लिए क्या लिए है? चंद्रिका जी एक नीला कोट निकाल कर बोली, ये राघव के लिए है। यमुना कोट को हाथ में लेकर, वाह, ये तो बहुत खिलेगा अपने राघव पे। चंद्रिका, ये सब छोड़, तू ये बता मेन्यू में क्या रखे? और केक तो बड़ा वाला लाऊंगी मैं इस बार, आधा नीला और आधा गुलाबी। यमुना जी, कितना खर्चा करेगी तू? कुछ तो मुझे करने दे। चंद्रिका, हाँ तो करेगी ना तू, खाने का सारा इंतजाम तू करेगी, बाकी डेकोरेशन, केक और गेस्ट इनवाइट मैं करूँगी। यमुना, ठीक है, बता क्या क्या बनाना है। दोनों सहेलियां अपने डिस्कशन कर लेकर बैठ गई। वही सिया अमन जी के पास आकर उससे लिपट कर बोली, डेडा आप आ गए? अमन जी इसके लिए सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, हाँ एंजल, डेडा आ गए हैं, देखो वो अपनी एंजल के लिए क्या क्या लाए हैं। कहकर उन्हें ढेर सारा चॉकलेट से भरा बॉक्स दिया। सिया के आगे किया, पीछे पीछे कबीर आकर बोला, डेड मेरे लिए। अमन जी 2 बॉक्स कबीर को देते हुए बोले, ये एक आपके लिए और एक राघव के लिए, उसके कमरे में रखाओ। कबीर दोनों बॉक्स लेकर भाग गया और अपने बेड के नीचे छुपा दिया और हंसते हुए नीचे आकर सिया के चॉकलेट छीनकर खाने लगा। सिया अपने बॉक्स को लेकर पूरे घर में दौड़ती हुई कबीर के उसके पीछे पीछे दौड़ता रहा। सिया अपने घर की तरफ भाग गई तो मासूम सा कबीर अपने किचन में गया, फ्रिज से आइसक्रीम निकालकर खाने लगा। कबीर एक नंबर का फूडी इंसान है, उसका और खाने का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे इंसान और उसकी सांसें, जैसे प्यासे को पानी, जैसे समंदर और लहरें, जिसे एक दूसरे से अलग करना नामुमकिन है। कबीर ने आइसक्रीम खाई और अपने कपड़े और फर्श को पूरा गंदा कर दिया और फिर बाहर आकर सोफे पे बैठ गया, जिससे सोफा भी गंदा हो गया। अमन जी ने जब उसे देखा तो चौकन्ना होकर नजरें इधर उधर घुमाते हुए बोले, अच्छा हुआ तुम्हारी मॉम यहाँ नहीं है, वरना जबरदस्त कुटाई होती तुम्हारी। चलो हाथ धोकर आते हैं। अमन जी ने कबीर के हाथ धुलवाए, उसके चेहरे को साफ किया, साथ ही उसके कपड़े बदल दिए और बाहर आकर सोफे को साफ करने लगे। एक मेड आकर बोली, सर आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। अमन जी, नहीं, बस तुम अपनी मालकिन पर नज़र रखना, कहीं आ गई और उसके हाथ मेरी भी सामत आ जाएगी। और जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए सोफे को साफ करने लगे। वहीं कबीर दूसरे सोफे पर आराम से बैठा टीवी देख रहा था। अमन जी ने सोफे को साफ कर विजय मुस्कान दी, जैसे उन्होंने कोई किला फतह किया हो, पर उन्हें खबर ही नहीं कि किचन में फैला रायता उस किले को ढहाने के इंतजार में चीख चीख कर कबीर की हरकतों को बयां कर रहा था। थोड़ी देर बाद यमुना जी चली गई तो चंद्रिका चाय बनाने किचन में गई और किचन का हाल देखकर चीखते हुए कबीर को बुलाया। उसी वक्त राघव भी बाहर से आया था। एक हाथ में बेड, बिखरे बाल और पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। चंद्रिका जी की आवाज़ सुनकर अमन जी के साथ कबीर और राघव भी किचन में आ गए और कहा, नज़ारा देखा। अमन जी ने अपना सिर पीट लिया और राघव भी सारा माजरा समझ गया कि कबीर ऐसे खड़ा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। चंद्रिका बोली, कबीर को अपनी तरफ खींचकर एक चपत लगा दी। बोली, कबीर कितनी बार सिखाया तुझे, अच्छे से खाना खाया कर, ये क्या किया तूने? खाना ही तो शीला को बोल देता, पर नहीं, अपने हाथों से लेकर ये कूड़ा फैलाने में मज़ा आता है ना तुझे? अभी उसकी नज़र कबीर के कपड़ों पर गई तो सफ़ेदी की तरह चमक रही है थी और अमन जी की करतूत का खुलासा कर रही थी। चंद्रिका जी अमन को घूरते हुए बोली, ये कपड़े आपने बदले हैं ना? इसकी हरकतें पर हमेशा पर्दा डालने की वजह से ही इतना बिगड़ा है ये। और एक और चपत कबीर को लगाई। कबीर राघव के पीछे जाकर चुप गया। राघव उसे अपने हाथों से छुपाते हुए बोला, इसने नहीं, मैंने किया है, आप फालतू में इसे डांट रही है, इसकी कोई गलती नहीं है।
चंद्रिका जी राघव के गाल पे भी एक चांटा मारते हुए बोली, अब इसके लिए तू भी झूठ बोलने लगा है। राघव, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अमन जी बीच में आते हुए बोले, अरे बस भी करो चांदनी, बच्चे हैं। चंद्रिका जी गुस्से से बोली, मैं चंद्रिका हूँ, चांदनी नहीं। और ये चांदनी कौन है? कहीं विदेश में कोई मिल तो नहीं गई? अमन जी बच्चे की आंखों से जाने का इशारा करते हुए बोले, अरे ही मेरी चांद हो, तुम ही मेरी चांदनी हो और तुम ही मेरी रोशनी हो। राघव कबीर का हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर चला गया। चंद्रिका जी मुंह बनाते हुए बोली, झूठ बोलना कोई आपसे सीखे। अमन जी बोले, अमन जी अपने हाथों के गले में ले जाकर कसम खाते हुए बोले, सोती। चंद्रिका जी उसकी हरकत पर हंस दी। कमरे में ले जाकर राघव ने दरवाजा अंदर से बंद किया और कबीर से बोला, जब तक नहा कर न आओ बाहर न जाना। और वो दौड़ता हुआ नहाने चला गया। और कबीर ने उसके लिए ये चाटे रोज के थे और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसने रिमोट कार उठा ली और पूरे कमरे में धुआं मचाने लगा। राघव जब नहाकर आया तो उसने अपने कमरे की हालत देखी और चंद्रिका जी बाहर खड़े होकर दोनों को आवाज दे रही थी। उसे जल्दी जल्दी सामान उठाने लगा, उसे बेड के नीचे डालने लगा। तभी उसकी नज़र चॉकलेट के बॉक्स पर पड़ी तो राघव ने कबीर को घूरा, जो उसे देखकर दांत दिखा रहा था। राघव ने सारा सामान बेडशीट से ढक दिया और दरवाज़ा खोला तो उसकी माँ कमरे में आके बोली, क्या कर रहे थे दोनों कि इतना वक्त लग गया? कौन सी नई शरारत की अब तूने कबीर? राघव आगे आकर बोला, माँ कोई शैतानी नहीं की इसने, मैं नहा रहा था और ये गेम खेल रहा था तो नहीं खोल रहा होगा। चंद्रिका जी ने कबीर को एक थप्पड़ लगाकर कहा, अगर राघव दरवाजा ना खोले तो तू तो किसी के जन्म में नहीं खोलता था, चाहे तेरी माँ चीखते चिल्लाते मर ही क्यों न जाए। माँ की कोई फिक्र ही नहीं है। कबीर अपने गाल सहलाते हुए बोला, मॉम ऑलरेडी 5 थप्पड़ खा चुका हूँ, अब तो अपने हाथों को रेस्ट दो। चंद्रिका जी ने एक और थप्पड़ का प्रसाद कबीर की गालों पर रख दिया। राघव से बोली, तू जा माँ से मेहमानों की लिस्ट लेकर आ। कबीर बीच में बोला, मॉम मैं जाऊँ क्या? चंद्रिका जी ने कान पकड़ के बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, फिर वही जाकर बस जाना और मेरी फूल सी बच्ची को परेशान करना है ना। राघव खड़ा क्या है, जल्दी जा। राघव नीचे की ओर बढ़ गया और चंद्रिका जी फिर से कबीर को डांटने लगी। राघव यमुना जी के घर में आया और आते ही राज जी से उसका सामना हुआ। राज उसे देखकर बोले, राघव बेटे आओ बच्चे, और उन्होंने अपनी बाहों फैला दी और राघव आकर उसे चिपक गया। थोड़ी देर बाद राघव बोला, बाबूजी मॉम ने मेहमानों की लिस्ट मंगवाई है। यमुना जी बाहर आते हुए बोली, तो ले जाना बेटा, अभी ये लड्डू खा रहा है। और एक लड्डू राघव के मुंह में डाल दिया, जिससे उसका मुंह और फूल गया और वो और भी ज्यादा क्यूट लगने लगा। राज जी ने एक लड्डू उठाना चाहा तो यमुना जी ने उनके हाथ पे मारते हुए बोला, नहीं ये सब राघव के लिए है, राघव के लिए बनाए हैं मैंने। राज जी का मुंह बन गया और राघव हंस पड़ा। राज जी बोला, बाबूजी कल शाम को मेरा क्रिकेट मैच है, पास वाले मैदान में, आप आएंगे ना? राज जी मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा जरूर आऊँगा। सिया तभी वहाँ आई और एक लड्डू उठाकर मुंह में रख लिया, लेकिन उसका मुंह बन गया क्योंकि लड्डू में चीनी कम थी। राघव को मीठा ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए यमुना जी ने उसके लिए कम चीनी वाले लड्डू बनाती थी। सिया के लड्डू पटक दिया और झूले पर बैठकर राघव को घूरने लगी। राघव बहुत ही शांत और गंभीर लड़का था, इसलिए उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो एक एक करके सारे लड्डू चट कर रहा था। सिया मन ही मन बोली, ये पांडा इतना खाकर गोलू मोलू हो गया है, लेकिन फिर भी जब मेरे घर आता है तो मेरे सारे लड्डू चट कर जाता है। ऊपर से माँ भी इसकी पसंद के ही लड्डू बनाती है। हूँ चटोर कहिया। राघव मेहमानों की लिस्ट लेकर चला गया तो सिया अपने पापा से बोली, बाबूजी मैं कह देती हूँ इस पांडा से शादी नहीं करूँगी। राज जी उसकी नादानी पर हंसते हुए बोले, वो क्यों भला, क्या किया मेरे बच्चे ने? सिया पर पटकते हुए बोली, बाबूजी आप और माँ मुझसे ज़्यादा उसे प्यार करते हैं, मेरी तरफ से वो कोई देखता भी नहीं है, और वो मेरे सारे लड्डू भी चट कर जाता है, मेरी होमवर्क में भी मदद नहीं करता है। राज जी उसकी मासूमियत पे हंस कर बोले, ठीक है बेटा तू मत करना उससे शादी, मैं तेरे लिए ऐसा लड़का लाऊंगा तेरे लड्डू ना खाए बस। सिया, और आप उसे मुझसे ज़्यादा प्यार भी मत करना।